मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो देश में पिछले 7 सालों से लगभग एक जैसे हालात बने हुए हैं। महंगाई पहले की तरह लोगों को परेशान कर रही है, बल्कि अब और ज्यादा तकलीफ देने लगी है। बेरोजगारी का दर्द नौजवान भुगत ही रहे हैं और जिनके पास नौकरी है वो भी डरे हुए ही रहते हैं कि कब नौकरी से बाहर कर दिए जाएं। राजनीति में धर्म को हावी कर दिया गया है, जिससे लोगों के बीच आपसी भेदभाव और अविश्वास बढ़ता जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव का डर अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है कि कब किस बात को धर्म से जोड़ दिया जाए कुछ पता नहीं। यानी बदलाव के जिस नारे के साथ मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, वो बदलाव धरातल पर कहीं नजर नहीं आया। सरकारी आंकड़ों में भारत की खुशहाली चाहे जिस तरह से दिखा दी जाए, लेकिन ये खुशी जमीन पर कहीं नजर नहीं आई। जमीन पर नजर आया केवल लोगों का दर्द, उनके आंसू। इस दर्द को साझा करने के लिए, लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए, उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देने के लिए पिछले कुछ दिनों में एक नेता की तस्वीर बार बार जनता के बीच देखी गई। जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी की। देश के हालात में चाहे कोई बदलाव आया ना हो, लेकिन बीते दिनों से राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिला है। नफरत और बदले की भावना से भरे भाषण तो चुनावी रैलियों से खूब दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके बीच संवेदना और सहानुभूति में डूबे हुए शब्द सुनाई दें तो अच्छा लगता है। किसानों, मजदूरों और महिलाओं की बातें चुनावी मंचों पर तो खूब हो रही हैं, लेकिन कोई इन पीड़ित और हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के बीच पहुंचकर उनकी बात करे तो अच्छा लगता है। दलितों के घर साफ सुथरी थालियों में 5 स्टार से बनकर आया हुआ भोजन तो नेता कई बार करते दिखते हैं, लेकिन खेतों में किसान महिलाओं के हाथों से कोई खाना खाए, कोई उनकी ही तरह बतियाए तो अच्छा लगता है। स्वच्छता अभियान के नाम पर साफ सुथरी जगहों पर झाड़ू थामकर फोटो बहुत से नेताओं ने खिंचवाई हैं, लेकिन साधारण बस्ती में झाड़ू लगाकर कोई नेता बराबरी का संदेश दे तो अच्छा लगता है। राजनीति में यह अच्छा बदलाव आया है प्रियंका गांधी के वजह से, उनके कारण। इस बात पर रिसर्च की जा सकती है कि क्या मीडिया कवरेज में मोदी जी के बराबर हिस्सा अब प्रियंका गांधी को भी मिलने लगा है। खैर, कवरेज के मामले में चाहे जो जितना आगे रहे, लेकिन लोकतंत्र के यानी लोकतांत्रिक राजनीति में सिकंदर तो वही बनता है जिसे जनता के दिलों में ज्यादा हिस्सा मिलता है। तो आज आईने की नजर से इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव प्रियंका गांधी के कारण आ सकता है। क्या यूपी की राजनीति से देश की सियासत में कोई बड़ा असर दिख सकता है। और यह भी देखेंगे कि आखिर बीजेपी कब हवाई बातों को छोड़कर जनता की तकलीफों को समझेगी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं यूपी की सियासत में नए रिकॉर्ड बनाती प्रियंका गांधी की। इस वक्त यूपी की सियासत में कोई सबसे अधिक चर्चा के केंद्र में है तो वो हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस यूपी में भले ही पिछले 3 दशकों से नजर नहीं आ रही और चुनावों में उंगलियों पर गिनी जाने लायक सीटें उसको मिलती रहीं, लेकिन प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की इस खोई जमीन को फिर से पाने के लिए जो नया ट्रेंड सेट किया है, उसने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। चुनाव की तारीखें पास आने के साथ ही यूपी में तमाम राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अकेली प्रियंका गांधी सारे राजनीतिक दलों पर भारी पड़ रही हैं। चाहे लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला हो या आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत का केस, प्रियंका गांधी सरकारी मशीनरी से सीधे मोर्चा लेते हुए पीड़ित परिवार तक पहुंच रही हैं। महीने भर में वो 2 बार पुलिस हिरासत में ली जा चुकी हैं। इस तरह की राजनीतिक गिरफ्तारी किसी बड़े नेता की हाल फिलहाल में हुई हो, ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता। पीड़ित परिवारों से उनके घर के सदस्यों की तरह मिलकर प्रियंका उनका दुख बांटती हैं और इसके साथ ही अपनी पार्टी की तरफ से मुआवजे और समर्थन का भी ऐलान करती हैं। प्रियंका गांधी को जहां कहीं भी आम लोगों से, खासकर मेहनत मजदूरी करने वालों से मिलने का मौका मिलता है, वो उसे हाथ से जाने नहीं दे रही हैं। प्रियंका बाराबंकी में धान के खेतों में काम कर रही महिलाओं के बीच चली जाती हैं। आगरा के रास्ते पर स्कूली छात्राओं से मिल लेती हैं। लखनऊ में पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी खिंचवा लेती हैं और स्टेशन पर कूलियों की तकलीफ भी सुन लेती हैं। देश के कई बड़े नेता इस तरह मेहनत कशों और आम लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं, लेकिन लगातार हर दिन कभी भी जनता के बीच पहुंचने का ये अंदाज वाकई निराला है और इसीलिए प्रियंका गांधी के राजनीतिक अंदाज को सबसे जुदा कहा जा सकता है।
तो आप प्रियंका गांधी की राजनीति से सहमत या असहमत हो सकते हैं, आप उन्हें पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ये प्रियंका गांधी की राजनीतिक ताकत है और इसी ताकत को अब वो कांग्रेस को नया जीवन देने में लगा रही हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन सब की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश ही रही है। प्रियंका गांधी की राजनीति का केंद्र भी आज की तारीख में स्वाभाविक तौर पर यूपी ही रहा है, लेकिन यूपी की जैसी राजनीतिक परिक्रमा प्रियंका गांधी ने की है, वैसी उनकी मां, उनके पिता और उनकी दादी ने भी शायद नहीं की थी। 14 जुलाई 2019 को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया। उसी के साथ प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपने ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चुनाव प्रचार कमेटी के चेयरमैन पीएल पुनिया के मुताबिक प्रियंका गांधी ने बीते 2 साल में सबसे ज्यादा जन आंदोलनों में हिस्सा लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते 2 सालों में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और तराई से लेकर बुंदेलखंड तक के पूरे इलाके को नाप डाला है। प्रियंका गांधी सोनभद्र से लेकर हाथरस, उन्नाव, आगरा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी और बनारस होते हुए अब ललितपुर तक पहुंच चुकी हैं और लगातार पीड़ितों के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी की इस यूपी परिक्रमा से न सिर्फ पार्टी को ऑक्सीजन मिली है, बल्कि 2024 के आम चुनावों के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। इस जमीन पर कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हो सके, इसके लिए प्रियंका गांधी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरीके से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश के एक एक जिले से लेकर तहसील, कस्बे, शहर, गांव और न्याय पंचायत तक में अपना संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया है। उनकी इस मेहनत और सोची समझी रणनीति के तहत काम करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा ही, साथ ही पुरखों की विरासत भी संभल जाएगी। तो यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के कारण न केवल कांग्रेस में बल्कि सारे सियासी परिदृश्य में एक अलग किस्म की हलचल मच चुकी है और इसका एक और अहम कारण है प्रियंका गांधी की घोषणाएं, उनके जरिए ली जा रही प्रतिज्ञाएं। इन प्रतिज्ञाओं का दायरा चुनावी वादों से काफी अलग है। अलग इस मायने में कि कांग्रेस आम आदमी और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी प्रतिज्ञाएं कर रही है, जैसे महिलाओं को 40% टिकट सीधे महिला सशक्तिकरण को दिशा देता है, तो महिलाओं को, लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं। कांग्रेस किसानों के साथ भी खड़ी है और मजदूरों के साथ भी, और इसके साथ ही आम लोगों की राहत के लिए बिजली बिल में राहत की बात भी कर रही है। कांग्रेस के आलोचक ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस मुफ्त वाली राजनीति पर उतर आई है, लेकिन जब सरकार महंगाई का बोझ जनता के सिर पर लाद दे तो किसी न किसी को तो उस बोझ को उठाने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। इस बार कांग्रेस आगे आई है। जनता कांग्रेस को चाहे जिताए या ना जिताए, लेकिन 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान करके कांग्रेस ने राजनीति में महिला विमर्श तो शुरू कर ही दिया है। वैसे यूपी की राजनीति में महिलाओं का प्रभाव आजादी के बाद से ही दिखता रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूपी से थीं। देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू यूपी से ही थीं और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी यूपी से ही थीं। लेकिन आज यूपी की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पहले की तरह मजबूत नहीं रह गई है। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, लेकिन उनके बाद यूपी को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने में 28 साल लग गए। 1995 में मायावती मुख्यमंत्री बनी। आबादी के लिहाज से देश के इस सबसे बड़े राज्य में अब तक कभी 10% से ज्यादा महिला विधायक नहीं चुनी गई हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के 40% टिकट वाले ऐलान से नई बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में पिछले 3 विधानसभा चुनाव यानी 2007, 2012 और 2017 में करीब 18,000 उम्मीदवार उतरे थे। इनमें से महिलाएं सिर्फ 8% थीं। कांग्रेस ने पिछले 3 चुनावों में कुल 862 उम्मीदवार उतारे, उनमें से 12% के आसपास महिलाएं थीं। 2017 में कांग्रेस ने 114 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से करीब 30% यानी 34 महिला उम्मीदवार थीं। वहीं बीजेपी ने 3 चुनावों में 1132 उम्मीदवार उतारे और उनमें से सिर्फ 11% टिकट ही महिलाओं को बांटे। बसपा ने 1209 उम्मीदवार उतारे, लेकिन इनमें से 5.5% ही महिलाएं थीं। सपा ने भी 3 चुनावों में 10% से भी कम महिलाओं को उतारा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2017 में सबसे ज्यादा 42 महिला विधायक चुनी गईं, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 2012 के चुनाव में 35 महिला विधायक थीं, जबकि 2007 के चुनाव में 23 महिलाएं विधानसभा पहुंची थीं।
तो कांग्रेस के ऐलान से महिलाओं के लिए रास्ते तो खुल गए हैं, खुले हुए हैं, लेकिन इन रास्तों पर चलकर महिलाएं राजनीति में और देश को नई दिशा देने के लिए कितना आगे आ पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे एक सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी कब तक अपनी चुनावी टोन नहीं बदलेगी, यानी कि कब अपनी चुनावी टोन को बीजेपी बदलेगी, यह एक बड़ा सवाल है। सत्ता तो बीजेपी ने हासिल कर ली है, लेकिन विरोधियों को बर्दाश्त करने का मादा बीजेपी में अब तक नहीं आ पाया है, चाहे केंद्र की राजनीति हो या फिर राज्यों की राजनीति। बीजेपी नेता जिस तरह के बयान अपने विरोधियों के लिए देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि मानो इन्हें केवल कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि विरोधी या विपक्षी मुक्त भारत चाहिए। न राजनेता बीजेपी का विरोध करें, न जनता विरोध की आवाज उठाए, न कोई आंदोलन हो, क्योंकि अपने विरोधियों को बीजेपी नेता जो हैं वो सरेआम धमकाते हैं। और धमकाने वाले नेताओं को सबक नहीं सिखाया जाता है, बल्कि उन्हें मंच पर बिठाकर सम्मानित किया जाता है। जनता को सत्ता का घमंड दिखाकर चिढ़ाया जाता है कि तुम चाहे कुचले जाओ, तुम चाहे रौंदे जाओ, लेकिन हमें जिन्हें अपने साथ रखना है हम उन्हें अपने साथ रखेंगे। ताजा उदाहरण अजय मिश्र टेनी का है। अजय मिश्र टेनी और अमित शाह को मंच पर एक साथ देखकर ऐसा ही लगता है। वैसे इस वक्त अमित शाह चुनावी मिशन में जुट गए हैं और एक बार फिर उनकी चुनावी भाषा एजेंडे को सेट कर रही है। पिछले यूपी चुनाव में गधे और कसाब जैसे शब्द विरोधियों के लिए गढ़े गए थे। इस बार मेढकों की भी एंट्री हो गई है। दरअसल 29 अक्टूबर को यूपी में अमित शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती हैं जैसे बारिश में मेढक बाहर आ जाता है, ऐसे चुनावी मेढक भी चुनाव के समय ही बाहर आते हैं। अपने विरोधियों की तुलना मेढक से करके अमित शाह न जाने कौन सी मिसाल बीजेपी के लिए खड़ी करना चाहते हैं। योगी के सीएम पद की दावेदारी पर मुहर लगाते हुए अमित शाह ने न केवल उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े, बल्कि कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए जिन्हें गले से नीचे उतारना नामुमकिन है। जैसे अमित शाह ने कहा कि यूपी की लड़की रात 12 बजे बिना डर के स्कूटर के साथ जेवर लेकर निकल सकती है। पता नहीं ऐसा कहते हुए उन्हें उन्नाव और हाथरस की लड़कियां याद आईं या नहीं, या वो पिता याद आया कि नहीं जो अपनी लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करते हुए मारा गया। अमित शाह को यूपी में अब बाहुबली भी नजर नहीं आते, इसलिए उनसे पूछा जा सकता है कि क्या विकास दुबे का खेल खेल में ही एनकाउंटर कर दिया गया था। अमित शाह ने अपने भाषण में कैराना की याद दिलाई और उसके बाद 30 तारीख को उत्तराखंड में कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान शुक्रवार को नेशनल हाईवे ब्लॉक करके वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती थी। अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती है। तो चुनाव है तो बड़े बड़े वादे भी होंगे, दावे भी होंगे, बड़ी बातें भी होंगी, लेकिन क्या इन सब के बीच जनता की तकलीफों पर कोई बात ही नहीं होगी? क्या राजनीतिक दलों का मकसद केवल सत्ता हासिल करना रह गया है? बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन इस वक्त यूपी में चुनावी सभा में अपने मशहूर डायलॉग जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। अब ये तो बीजेपी से ही पूछा जाना चाहिए कि जनता की जिंदगी में ऐसा क्या बड़ा और खुशगवार बदलाव बीजेपी ने कर दिया है, बीजेपी लेकर के आ गई है ऐसे बदलाव जिस पर घमंड किया जा सकता है। जनता की तकलीफों के लिए विपक्षी दल कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? यह जिम्मेदारी तो उसकी है जो सत्ता में है, सत्ता पर काबिज है, यानी बीजेपी। फिर किसका घमंड बा? और ये जवाब भी बीजेपी ही दे दे। खैर, शायर राहत इंदौरी ने ठीक ही फरमाया है कि आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है, तैयारी रखो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।